NH 106 का कार्य है वो काफ़ी धीमी है, उसमें क्या समस्या है या उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? की कल्पना बाबा सिंहेश्वर धाम के इतर करना संभव नहीं। केंद्रीय विद्यालय मधेपुरा में नहीं खुला है, हम ये जानना चाहेंगे कि इस दिशा में क्या पहल है? मामला है ये एक समय में बहुत बड़ा मामला हो गया था, अतिक्रमण खाली कराने के लिए बड़ा आंदोलन भी हुआ, कई लोग जेल भी गए। हाल में धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा लगातार एक चिट्ठी प्रेषित की गई है अंचलाधिकारी को भी, थानाध्यक्ष को भी, अतिक्रमण के लिए बल प्रयोग कर वहाँ खाली करवाने के लिए, लेकिन उस दिशा में सर कोई पहल नहीं हो रही है। मैं आपकी बात नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूँ रविकांत कुमार। 9 मई को 41वां स्थापना दिवस मधेपुरा जिला का मनाया जाएगा और ऐसे गरिमामयी अवसर पर हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मधेपुरा के तेज तर्रार ऊर्जावान जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि मधेपुरा में जब से आप आए हैं कई कार्यों का निष्पादन आप लगातार कर रहे हैं, कई कार्यों का आप निरीक्षण भी कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और यहाँ के लोगों का कितना सहयोग मिलता है? पूरा सहयोग मिलता है। जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़ के हर चीज़ में जो जनता के लिए है उसके हमको बोलते हैं और हम लोग काम भी करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जबकि 5-6 फ़ोन कॉल माननीय लोगों से नहीं आते हों, और हमेशा छोटी से छोटी चीज़ के लेके, कभी म्यूटेशन से लेके, कभी कोई पोस्टमार्टम इत्यादि की समस्या हो, कहीं रोड की समस्या हो, बिजली की हो, बिल्कुल अलर्ट पे रहते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं हम सब लोग मिलके। जहाँ तक लोगों की बात है, लोग भी मदद करते हैं और कहीं सुविधाओं की कमी होती है, हम लोग ससमय नहीं कर पाते हैं तो उसमें भी सहयोग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी नज़दीक से समझते हैं और जानते हैं लोग बाग, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर अनुशासित ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। मधेपुरा में 1.5 वर्ष से अधिक की कार्यकाल आपका हो गया है। अगर हम संक्षिप्त में जानना चाहें तो कोसी टाइम्स के माध्यम से कौन से ऐसे कार्य आप गिनवाना चाहते हैं जिन कार्यों को आपको करके काफ़ी खुशी महसूस हो रही है और उससे जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है? देखिए, राज्य सरकार की हमारी प्राथमिकता होती है 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, जल जीवन हरियाली, मद निषेध, समाज सुधार का जो अभियान है, तो ये हमारी भी प्रायोरिटी होती है क्योंकि इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी है। 2 तरह के काम एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, जो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो गया, कोर्ट इत्यादि का काम हो गया, जो हमेशा चलता है। द्वितीय वो काम होते हैं जो प्राथमिकता हम लोगों को सरकार तय करती है। इन सारे कामों को अगर मैं आपके लिए आसान भाषा में समअप करूं तो हम लोगों की प्राथमिकता है कि ज़िले में सड़कें हों, क्योंकि सड़कों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 और 106 और 107 तकरीबन क्रिस क्रॉस करते हैं इस ज़िले को। अगर दोनों राजमार्ग अच्छे हों तो यहाँ पर जो सुविधा है यातायात की बहुत अच्छी होगी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोगों का 106 और 107 को बनाने में है। द्वितीय जो ग्रामीण सड़कें हैं, सुलभ संपर्कता की जो बात है, ग्रामीण सड़कों की स्थिति भी कुछ क्षेत्रों में ठीक नहीं है, तो उस बारे में भी नए रोड बन रहे हैं, उनकी मरम्मती हो रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्किंग सीज़न में और अगले वर्किंग सीज़न में आपको यहाँ पर ड्रास्टिक चेंजेस यहाँ के सड़कों में आपको देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आपके कार्यकाल में जो सड़कों का निर्माण में जो गति आई है वो देखने योग्य है। जिलेवासी भी हमेशा आपका आभार व्यक्त करता है और आपके जैसा जिलाधिकारी इस जिले को मिला है। हम ये जानना चाहेंगे सर कि मधेपुरा में नवोदय विद्यालय है, ITI है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद भी रेलवे इंजन कारखाना है, लेकिन अब तक केंद्रीय विद्यालय मधेपुरा में नहीं खुला है। इससे पूर्व के जिलाधिकारी के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस दिशा में क्या पहल हो रही है? आपका काफ़ी पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है। मैं कुछ चीज़ें और भी जोड़ूँ कि यहाँ पर जो शिक्षण संस्थाएं, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, एक बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेजेस है, शिक्षण संस्थाएं काफ़ी है और उनको धीरे धीरे गुणवत्ता में भी उनका सुधार आता जा रहा है। रेल कारखाना इत्यादि है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय की एक ज़रूरत महसूस हम लोगों को भी होती है क्योंकि जो रेल फैक्ट्री के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े।
यहाँ के भी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। पूर्व में इस दिशा में काफ़ी प्रयास किया गया है और मुझे लगता है कि इसका फलाफल जल्दी ही हम लोगों को मिलेगा। आपसे इंटरव्यू देने से पूर्व ही हम इस आज के ही दिन हम गए थे सुखासन में और एक जगह को चिन्हित करके आए हैं। अब उसका नक्शा इत्यादि बन जाता है, जगह के बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है आपस में विमर्श करने के बाद में, तो इसका प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे और जो भी वक्त लगे खुलने में, जो भी वक्त लगे जो प्रक्रिया को पूरा करने में, वही वक्त लगेगा। मतलब जल्द ही ये हो सकता है, जल्द ही कि हम लोग मधेपुरा में भी एक केंद्रीय विद्यालय हो, हमारी उम्मीद तो यही है। आपने NH 106 और 107 की बातचीत की, हम उसमें एक कड़ी जोड़ना चाहेंगे कि NH 107 का जो निर्माण कार्य है वो तीव्र गति से चल रही है, उसमें ये नतीजा भी दिखता है, लेकिन जो NH 106 का कार्य है वो काफ़ी धीमी है, उसमें क्या समस्या है या उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? NH 106 में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जिस कंपनी ने इस काम को लिया था ILFS, तो वो इस दौरान में बैंक्रप्सी इत्यादि के दौर से भी गुजरी। अभी वापस उन्होंने रिसर्जेंस किया है, तो ये इस वजह आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। लेकिन वर्तमान आप देखेंगे कि जो पीपराहा से लगाकर हम लोगों का उदा किशनगंज अनुमंडल कार्यालय तक ये रोड चलता है, जहाँ पर ILFS देख रहा है, उसमें बढ़िया काम चल रहा है और ब्रॉडली इस काम को कर लिया है। एक स्ट्रेच है उदा किशनगंज से ग्वालपाड़ा के बीच में 11 किलोमीटर का, इस स्ट्रेच में उनका काम ठीक से नहीं हुआ है और उस पर हमारी को भी चिंता है। अभी वर्तमान में मिट्टी का काम उसने कर लिया है उस स्ट्रेच पे। हमको उम्मीद है कि जून के फर्स्ट वीक में बारिश शुरू होने से पहले एक साइड से ही रोड चालू हो जाएगा और हम लोग बराबर उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। अगर दोनों तरफ से भी अगर मिट्टी का काम हो जाए तो बारिश के सीज़न में भी इसका काम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्किंग सीज़न में 106 आपको थोड़ा मिलेगा। अगली कड़ी में हम ये जानना चाहेंगे सर, सिंहेश्वर स्थान बिहार का बोलबम कहा जाता है, यहाँ पर पड़ोसी देश नेपाल से और कई राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आए हैं। 41वां स्थापना दिवस मधेपुरा मना रहा है, लेकिन अब तक उन्हें पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिल पाया है और जिस तरह से उनका विकास होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हो रहा है। आपके नेतृत्व में क्या इस ओर प्रक्रिया की जा रही है? मधेपुरा की कल्पना बाबा सिंहेश्वर धाम के इतर करना संभव नहीं है। हम लोग अपने स्तर से जो शिवगंगा पोखर है उसको बिल्कुल मॉडर्नाइज़ करके, पर्यटन में उसमें काफ़ी काम भी किया था पूर्व में, उसको पूरा रिनोवेट करके अभी हम लोग उसको 1.5 महीने में शुरू करेंगे, ताकि वहाँ पर 5 रुपये का टिकट भी हम लोग लेंगे। वहाँ पर हम लोग नौकायान भी शुरू करेंगे और बाबा भोलेनाथ की एक मूर्ति भी उसमें बीच में स्थापित कर रहे हैं। पूर्व से मूर्ति बन चुकी थी, इसको स्थापित सिर्फ हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करने के बाद में द्वितीय हम लोग है कि जो भी संपत्तियाँ परिसंपत्तियाँ सिंहेश्वर स्थान की है तो उनकी बाउंड्री हम लोग कर लें, ताकि संपत्तियों पर अतिक्रमण इत्यादि ना हो सके। तृतीय ये है कि जो रेवेन्यू के हमारे साधन हैं, और रेवेन्यू के साधन हमारे इतने ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम मात्रा में हम लोगों को रेवेन्यू जनरेट होता है, तो हम लोग बोर्ड से इसको पास भी करवा लिया है। जैसे धार्मिक न्यास परिषद की हम लोगों को इजाज़त मिलती है, तो यहाँ 300 तकरीबन हम दुकानें भी बनाना चाहते हैं और पीछे की तरफ जो ज़मीन है जिसमें मेला इत्यादि लगता है, तो वहाँ पार्क इत्यादि की व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि सिंहेश्वर के लोग सवेरे टहलने के लिए इत्यादि के लिए वहाँ पर जाएं, अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए जाएं। वो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो शिवगंगा इत्यादि क्षेत्र में जाकर वहाँ पर आराम से रिक्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर खाना वाना भोजन वोजन कर सकते हैं और बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। तो उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें अगर हमको सफलता मिलती है तो हम लोग बड़ा भी एम्बिशियस होके बाबा सिंहेश्वर को और भव्य बनाने के लिए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करके उस तरह से भी हम लोग काम करेंगे। पर अभी हमारी प्राथमिकता यह है कि छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे बाउंड्री काम करना, शिवगंगा में मूर्ति की स्थापना करना और इसको एक छोटा सा स्वरूप ऐसा देना कि लोग बाग आएँ, शाम को बैठें और इसका मेंटेनेंस लगातार रहे। इस वजह से हम लोग उसको किसी को टेंडर आउट करके या फीस लेके हम लोग 5-5 रुपया ऐसा मिनिमम जो है, क्योंकि मंदिर का हिस्सा नहीं, मंदिर से अलग है, ये इतर है। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर इस बिकम्स सक्सेसफुल एंड वी ग्रो इन द कॉन्फिडेंस, तो संभवतः हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। इसी में एक कड़ी और जोड़ना चाहेंगे, धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा ये भी कहा गया है कि ज़िले में जहाँ जहाँ पर मठ की ज़मीन है
उन पर चार दीवारी के लिए। मुरलीगंज का एक मामला है, ये बहुत एक समय में बहुत बड़ा मामला हो गया था। अतिक्रमण खाली कराने के लिए बड़ा आंदोलन भी हुआ, कई लोग जेल भी गए। हाल में धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा लगातार एक चिट्ठी प्रेषित की गई है अंचलाधिकारी को भी, थाना अध्यक्ष को भी, अतिक्रमण के लिए बल प्रयोग कर वहाँ खाली करवाने के लिए, लेकिन उस दिशा में सर कोई पहल नहीं हो रही है। मैं आपकी बात समझता हूँ और ये एक बड़ा सवाल है। मैं इस सवाल को रिकंस्ट्रक्ट इस तरह से करता हूँ कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। एक तो विधिवत तरीके से हम किसी को बंदोबस्त करते हैं तो ये अलग बात हो गई। एक जो बिना विधि के कोई भी व्यक्ति उस पर अतिक्रमण कर ले, तो जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो कोई बात नहीं, आपने अतिक्रमण किया, आपको अगर ज़मीन नहीं है तो हम दूसरी जगह आपको ज़मीन देंगे, आपके लिए ज़मीन बंदोबस्त करेंगे। लेकिन आप धनी व्यक्ति हैं, आप मजबूत व्यक्ति हैं और आपने ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीन खाली देके उस पर कब्जा कर लिया, तो ये बिल्कुल भी सहनीय बात नहीं है। इस आशय का मैंने सारे अंचलाधिकारियों से बात की है और सबसे कहा है कि सार्वजनिक भूमिका पर रजिस्टर बनाई है और सब पे अतिक्रमणवाद खोलिए। तो उस दिशा में पहल हो रही है, काफ़ी मजबूत पहल कर रहे हैं, ताकि कम से कम ये बात लीगल प्रोसेस में आए कि कोई भी व्यक्ति बेवजह सरकार की ज़मीन को देखे और उस पर कब्जा कर ले, वो उसके लिए नहीं है। गरीब व्यक्ति है तो बेशक उसके लिए वो ज़मीन है, लेकिन विधिवत तरीके से उसका बंदोबस्त करेंगे हम लोग। तो इस दिशा में पहल हो रही है। इसी की एक कड़ी का हिस्सा है कि जो मंदिरों की ज़मीन है जो दबा ली गई है लोगों के द्वारा मजबूत, तो हम लोगों को उसमें यही कोशिश करते हैं कि आप उसको रेगुलराइज़ कर लीजिए। आपने ठीक है वहाँ पर खेती करते हैं तो कुछ पैसा जो है मंदिर को आप दे दीजिए और आप ये समझ लीजिए कि ये ज़मीन मंदिर की है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। आप भी ज़मीन का खेती कीजिए और कुछ पैसा मंदिर को भी देते जाइए, तो रेंट का उसमें एक चलन हमारा चल जाए, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उसकी बोली जो है 2 साल में 3 साल में एक बार बोली लगे, ताकि ये पूरा रेगुलराइज हो जाए। उस दिशा में पहल लगातार की जा रही है। ये चूँकि बड़ा काम है तो इसका प्रभाव दिखने में वक्त लगता है, पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल नल योजना, इसको लेकर के हालांकि बिहार में ही किरकिरी हो रही है, लेकिन मधेपुरा में हम जानना चाहेंगे सर इस पर क्या पहल हो पा रही है, चूँकि जो कागजों पर दिखता है धरातल पर वो ऐसा नहीं रहता है सर। इस लेकर के आपके स्तर से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, नल जल योजना जब पूरे भारतवर्ष में शुरू नहीं हो रही थी तब बिहार में हम लोगों ने शुरू किया, और ये वाकई एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि हर गांव तक पानी पहुंचा देना, शुद्ध पानी पहुंचा देना बहुत मुश्किल काम था। दूसरी बात, जो कोसी क्षेत्र है उसमें आयरन इन्फेस्टेड है, पानी के अंदर आयरन की मात्रा बहुत है, आप सामान्यतः निकाल के पानी पी नहीं सकते। तो वहाँ पर आयरन कटर लगाना और फिर साफ पानी को गाँव में देना, तो लोग पहले कहते थे कि थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन इसको संभव करने की दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है। अभी आप देखेंगे 98% हाउस होल्ड्स को कनेक्शन दे दिए हैं। अभी जो दिक्कत आ रही है वो रोजाना का उसका जो मेंटेनेंस है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, उसमें दिक्कत आ रही है। देखिए, जल आपूर्ति की जो भी योजना रहेगी, ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़े सवाल उसमें हमेशा रहेंगे। द्वितीय, चूँकि यहाँ पर आयरन है तो ये दिक्कत भी हमेशा रहेगी कि मशीन ख़राब हो गई तो अब कितने दिन में ठीक की, तो उसके प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, दिक्कत बहुत है, लेकिन हम उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक दिन के प्रयास से नहीं होगा, लगातार अगर हम प्रयास करेंगे तो ही इसमें हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो एक बार योजना बनाने से उसका हल नहीं है। लगातार ऑपरेशन मेंटेनेंस जलापूर्ति के अंदर हमेशा एक बात होती है, तो इसको जनप्रतिनिधियों को, जो मुखिया जी इत्यादि हैं, उनको भी ओवन करना पड़ेगा, जेई साहब को भी ओवन करना पड़ेगा। और जब भी इस तरह की शिकायत आए तो एक कॉल सेंटर भी बना हुआ है, उसमें शिकायत कीजिए। और अगर लगता है कि कुछ समय से ज़्यादा हो गया तो लोग मुझे भी शिकायत कर सकते हैं, हम भी उसमें करेंगे। मगर ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने कर दिया और आप समाप्त हो गए, और सवाल भी खड़े होते रहेंगे। और ये सवाल बहुत ही स्वस्थ सवाल है, हेल्दी क्वेश्चंस है कि क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ पर भी सवाल है हम लोग उसको एड्रेस करें। एक सवाल शिक्षा के क्षेत्र से लेंगे। मधेपुरा में बीएन मंडल विश्वविद्यालय भी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज सहित सभी कुछ हैं, लेकिन जो प्राइमरी शिक्षा है सर, आपके स्तर से उस पर क्या पहल होगी? चूँकि जो आए दिन खबरें आते हैं, सब नहीं कहेंगे, कुछ विद्यालयों में सिर्फ कागजों पर चलता है, इस तरह की बातें सामने आती है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें पिछले 2 साल से हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। ऑनलाइन हम लोग कुछ क्लासेस करते थे, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी की वैसी रीच ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, ये तो हमको भी मानना होगा। तो ये तो 2 साल का बैकलॉग हम लोगों के पास में हो गया। बच्चों की प्रेजेंस की भी दिक्कत है, टीचर की एब्सेंटिज्म की भी दिक्कत है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सब जगह इंस्पेक्शन तो एक चीज़ होती है, हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया, ज़िले से हम सब जगह वीडियो कॉलिंग करते हैं।
वीडियो कॉलिंग करते हैं या मैंने एक ऑपरेटर बिठा दिया, वो वीडियो कॉलिंग करके देखते हैं कि भाई आप कितने बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, टीचर महोदय इत्यादि आए कि नहीं आए, रेंडमली। तो एक तरीके से माहौल है कि भाई आना होगा। और मैंने सारे जो बीओज़ हैं, जब भी मैं बैठक करता हूं तो उनसे बोलता हूं, देखिए आप सारे काम करते हैं और बढ़िया आप काम कर रहे हैं, मगर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि क्लास में पीरियड्स आपका बराबर लगे, पालियां बराबर लगे, और बच्चों को होमवर्क ज़रूर दीजिए। होमवर्क की कॉपी को चेक करने के लिए बीओ साहब भी होमवर्क चेक करेंगे, डीओ साहब भी होमवर्क चेक करेंगे। 1% कॉपी का अगर कर लिया तो उसे एक भय बना रहता है। टीचर अगर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बच्चे को अगर होमवर्क देगा तो बच्चा बंधा रहेगा, और टीचर को अगर पाली बननी हुई है कि कौन से पीरियड में कौन सी क्लास में लगना, तो वो बंधे रहेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि ये सब डिलीवरीज की बात है और इसमें हमेशा दिक्कत बनी रहती है, और ये दिक्कत बेसिकली हम लोगों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आप लोग सवाल उठाते हैं, जद्दा सवाल उठाते हैं, हम लोग फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें एक दिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत अच्छा हो गया और उसके बाद में कहें कि भाई जी अब तो हर चीज़ ठीक है। बिल्कुल। अब हाँ, खेल से संबंधित हम जानकारी लेना चाहेंगे, चूँकि खेल से आपका काफ़ी लगाव रहता है। कई राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आपके नेतृत्व में यहाँ सफल हुआ है। मधेपुरा में खेल के क्षेत्र में आपके नेतृत्व में क्या कार्य होगा सर? मधेपुरा के जो लोग हैं, खेल को जिस तरीके से अपने अंदर समा रखा है, मैं देखता हूँ फुटबॉल जिस तरह से खेलते हैं, क्रिकेट जिस तरह से खेलते हैं लोग, और कुश्ती, बेसिकली कुश्ती को बहुत ज़्यादा, और काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, बच्चियाँ भी इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे पास में जगह जगह सरकार ने स्टेडियम इत्यादि की व्यवस्था की है, तो उनको भी हम लोग दुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं। हम लोगों का लगातार इसमें काम होता रहता है। जैसे हम चाहते हैं कि इंडोर स्टेडियम में जैसे बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं, तो उसको वुडन कोर्ट भी हम लोग बनवा रहे हैं नगर परिषद के सहयोग से। काफ़ी उन लोगों ने हमारी मदद की वुड कोर्ट बनाने के लिए। बाउंड्री इत्यादि बनाने के लिए श्री ललन सराफ जी के द्वारा भी कुछ फंड देने की बात की जा रही, तो बात वो भी हम लोग बाउंड्री करेंगे इंडोर स्टेडियम की। पानी चूँकि हमारे स्टेडियम में लग जाता है, तो तकरीबन उसमें 2-3 फीट मिट्टी भरनी हम लोगों को पड़ेगी, तो उस बारे में भी बातचीत चल रही है विभाग से। तो वहाँ अगर बन जाएगा तो फिर हम लोग वहाँ पर फ्लड लाइट लगा के रात्रि में भी हम उसको खोलेंगे। वहाँ पर खिलाड़ियों के आवासीय की भी समस्या आ रही है, चूँकि वहाँ फायर ब्रिगेड वाले हैं और जो अन्य पुलिसकर्मी भी हैं। फायर ब्रिगेड का में जो बैडमिंटन कोर्ट है, तो उसको हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पर जो मैंने कहा इंडोर स्टेडियम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो स्टेडियम में जो जिम वगैरह है, उनके में भी रेगुलराइज कर रहे हैं, भाई सर्टेन फीस लेके आप आइए तब कीजिए। और फायर वालों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, फायर स्टेशन के लिए ज़मीन चिन्हित कर दी, वहाँ जाके जब भवन बन जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे। चूँकि अभी समर सीज़न का टाइम है और आग लगने की समस्या रहती है, तो इस 1 महीने को छोड़कर हम लोग उसके बाद में उनका अल्टरनेटिव आवास की व्यवस्था करेंगे। तो सारी समस्याएँ जो है वो नज़र में भी है, और धीरे धीरे करके सब जगह पहल तो कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में सर, स्थापना दिवस के मौके पर मधेपुरा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और मैं आप लोगों को ये कहना भी चाहूँगा कि मधेपुरा एक बहुत ही खूबसूरत ज़िला है। यहाँ बाबा सिंहेश्वर का मंदिर है, उसके बाद में रेल फैक्ट्री है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल फैक्ट्री है, बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, बढ़िया सड़कें हम लोग बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ का जो मौसम है, सब पूरे भारतवर्ष में नॉर्थ इंडिया में गर्मी है, अभी यहाँ का मौसम ठंडा है। मैं मानता हूँ, और लोग भी बहुत सहृदय हैं, मैं मानता हूँ कि दिस इज़ अ गुड प्लेस। और आपके ज़िले की स्थापना के उपलक्ष्य में मैं आप सबको पुनः बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रणाम। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे 2014 बैच के IAS अधिकारी, मधेपुरा के तेज तर्रार और ऊर्जावान जिला अधिकारी श्याम बिहारी मीणा। आपने अक्सर कुशी टाइम्स के माध्यम से देखा होगा, जब कोरोना काल चल रहा था तो रात के 12 बजे 11 बजे भी मेडिकल कॉलेज में लगातार कैसे सुधार हो, इसको लेकर लगातार आप लगे रहे हैं। जिला अधिकारी श्याम बिहारी मीणा के नेतृत्व में ही मधेपुरा की सड़कें NH 107 और 106 की जो दशा और दिशा है वो भी बदली है। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी लगातार इनके द्वारा जो औचक निरीक्षण किया जा रहा है, इससे अधिकारियों, जो सुस्त टाइप के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनमें हड़कंप मचा रहता है। तो जो भ्रष्टाचार का मामला है, अंचल कार्यालय में जो लोगों की परेशानी होती है, इनको लेकर के भी इनके द्वारा लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। तो इन सब कुल मिलाकर के अगर हम बात करें 41वां स्थापना दिवस के मौके पर, तो निश्चित ही कुछ बेहतर हो रहा है, मधेपुरा बदल रहा है। कोसी टाइम्स की ओर से आप सबों को एक बार पुनः स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।